क्या है वर्मा फैमिली का हैरान कर देने वाला सच? क्या हुआ था 18 अप्रैल 2008 को? क्यों इसे दिल्ली के सबसे खौफनाक केसेस में से एक माना जाता है? कैसे एक रात ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया? कौन था इस परिवार को उजाड़ने वाला? क्या फिर से किसी अपने के हाथों परिवार धोखे का शिकार हुआ या पराये ने दुश्मनी निकाली? आइए जानते हैं। भारत की राजधानी दिलवालों की दिल्ली में द्वारका नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां राजनगर लोकेलिटी की गली नंबर 9 में 19 अप्रैल 2008 की रात करीब 1 बजे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं और वर्मा फैमिली के एक मेंबर विजय वर्मा ने 1:15 पर पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया और पुलिस को घबराती डरी सहमी आवाज में कुछ ऐसा बताया कि पुलिस भी कुछ मिनट में ही वर्मा फैमिली के घर आ गई। और जब घर के अंदर का नजारा देखा तो पुलिस भी सहम गई, क्योंकि नीचे फ्लोर पर सीढ़ियों के पास वर्मा फैमिली के हेड विनोद वर्मा की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी और ये मंजर काफी दिल दहला देने वाला था। परिवार में और भी सदस्य थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की और जब पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो विनोद वर्मा की पत्नी पुष्पा भी जख्मों से लहूलुहान सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन इनकी सांसें थम चुकी थी। आगे बढ़ने पर पुलिस को एक बेडरूम के दरवाजे पर ही एक और लाश मिली, जो कि पुष्पा और विनोद वर्मा की बहू पूजा वर्मा की थी और उसे तो इतनी दर्दनाक मौत दी गई कि उसके दर्द का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पूजा को प्रेगनेंसी की हालत में ही धारदार चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा गया था। ये सब देखकर कुछ देर के लिए पुलिस भी सोच में पड़ गई कि आखिर इतनी बेरहमी कौन दिखा सकता है। पुलिस जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले विजय वर्मा से बात करती है। विजय वर्मा विनोद वर्मा के भाई थे और इस घर से थोड़ी ही दूर पर रहा करते थे। विजय वर्मा ने पुलिस को बताया कि मुझे 12:40 पर नितिन वर्मा ने फोन किया था। दरअसल नितिन वर्मा विनोद वर्मा और पुष्पा का बेटा था और पूजा का पति था। रात के करीब 12:40 पर नितिन ने अपने चाचा विजय वर्मा को फोन करके कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और घर पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, आप जरा घर जाकर चेक कर लो। जब विजय वर्मा ने घर आकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कर यहाँ पे बुला लिया। विजय वर्मा का बयान लेने के बाद अब पुलिस ने नितिन वर्मा से पूछताछ करने का फैसला किया, क्योंकि परिवार के तीनों सदस्य मारे गए थे, लेकिन नितिन वर्मा अब भी जिंदा था। पर कैसे? इस पर नितिन ने बताया कि 18 अप्रैल की रात को वो ऑफिस से घर आ रहा था। इस दिन ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन इसने अपनी बाइक की मदद से जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश की। और जब नितिन दिल्ली के बौद्ध जयंती पार्क के पास पहुंचा तो हाई स्पीड की वजह से बाइक फिसल गई और गाड़ी को संभालते संभालते नितिन भी बाइक के साथ जमीन पर गिर गया, जिस वजह से इसे काफी चोट आई। हाथ, उंगलियां, जांग, पैर कई जगहों पर घिसट और चोट के निशान थे, लेकिन ये ज्यादा गंभीर नहीं थी। नितिन होश में था, उसने आसपास से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से इसे यहाँ कोई नहीं दिखा और फिर इसने अपने घर पर कॉल लगाया और सबसे पहले अपनी पत्नी पूजा को फोन किया, पर पूजा ने ना तो फोन रिसीव किया और ना ही कॉल बैक किया। ये देखकर नितिन ने अपने पिता विनोद को कॉल किया, लेकिन यहाँ से भी कोई जवाब न मिलने पर इसने अपनी माँ पुष्पा के फोन पर भी कॉल किया, लेकिन तीनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ये बात नितिन को काफी अजीब लगी, इसलिए इसने अपने चाचा विजय वर्मा को फोन किया और इन्हें अपने एक्सीडेंट की खबर दी और मदद के लिए बुलाया। साथ ही कॉल पर यह भी कहा कि आप घर जाकर चेक कर लो कि आखिर क्या वजह है जो कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। इतना सुनते ही विजय वर्मा अपने दोनों बेटों अमित और सुमित को नितिन की मदद करने के लिए भेज देते हैं और फिर अपने भाई भाभी को फोन करते हैं, लेकिन अब भी दोनों में से किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। ये देखकर विजय वर्मा ने नितिन के पड़ोसी रविंद्र सिंह को कॉल किया और कहा कि आप नितिन के घर जाकर जरा चेक करके तो बताओ, आखिर परिवार वाले सब है कहाँ। इधर अमित और सुमित नितिन के पास पहुँच जाते हैं और उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन नितिन हॉस्पिटल जाने के बजाय घर जाने की जिद करता है, क्योंकि इसे अपने परिवार की चिंता हो रही थी। नितिन की बात मानकर इसके कजिन्स इसे घर की तरफ ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी रविंदर सिंह वर्मा फैमिली के घर पहुंच जाते हैं और कई बार दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से ना तो किसी की आवाज आती है और ना ही कोई बाहर आता है। इसलिए ये विजय को कॉल करके पूरी बात बताते हैं और विजय के कहने पर जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, क्योंकि यह हल्का सा ही बंद था। रविंद्र के अंदर पहुंचते ही इसे विनोद वर्मा की लाश दिखती है और ये आगे बढ़ने के बजाय विजय को भी कॉल करके यहाँ बुला लेते हैं
और फिर विजय पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। नितिन का बयान लेने के बाद अब पुलिस इस केस को लूटपाट के नजरिए से देखने लगती है। लेकिन जब एंट्रेंस गेट को चेक किया जाता है तो लॉक वगैरह सब ठीक होता है, यानी कि दरवाजे को जबरन खोलने की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश नहीं हुई थी। ये बात पुलिस को अजीब लगी और फिर पुलिस ने सामान चेक करने के लिए घर की तलाशी लेने का फैसला किया और हर रूम को बारीकी से जांचा। अलमारी, लॉकर, सब कुछ ठीक था, सारा सामान अपनी जगह पर था। यानी ये केस लूटपाट या चोरी चकारी से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारा जेवर, पैसे सब गायब होते, जबकि वो तो सब सेफ अपनी जगह पर रखे हुए थे। ये सब देखने के बाद अब पुलिस का सर भी बुरी तरह से चकरा गया, क्योंकि जिस केस को पुलिस लूटपाट से जोड़कर देख रही थी उसका असली राज तो कुछ और ही था। इसलिए अब पुलिस केस की सच्चाई को जानने के बाद क्राइम सीन्स फोटोज लेना शुरू कर देती है। सर्कमस्टेंसेस एविडेंस इकट्ठा किए जाते हैं, पुलिस शव के फिंगरप्रिंट लेती है, उनकी इस मृत जख्मी हालत में तस्वीरें खींचती है और सभी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद पुलिस इन सबको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज देती है। जबकि घर में खून से लथपथ पड़ी लाशों को भी पुलिस अपने कब्जे में कर लेती है और रात के करीब 2 बजे के आसपास इन तीनों लाशों को दीनदयाल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ताकि उनका पोस्टमार्टम कराया जा सके और मरने से पहले इनके साथ क्या हुआ था इस सच का पता लगाया जा सके। इन मृतकों के साथ पुलिस खुद भी दीनदयाल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। इसी हॉस्पिटल में नितिन भी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है, क्योंकि एक्सीडेंट में इसे भी कई चोटें आई थी। दोनों हाथों में चोटें थीं, दोनों पैर भी चोटिल थे और जब ये घर पहुंचा तो सिर्फ सीधे हाथ पर रुमाल बांध कर गया था ताकि खून को रोका जा सके और फिर ये इलाज के लिए हॉस्पिटल आ गया। लेकिन 19 अप्रैल के दिन इसे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जबकि इसकी पूरी फैमिली जिसमें माता, पिता और पत्नी शामिल थी, उनका दीनदयाल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होता है। इन तीनों को जितनी बेदर्दी से मारा गया था उसे देखकर डॉक्टर्स का दिल भी दहल गया था। विनोद वर्मा की गर्दन पर, चेहरे पर, पेट समेत चेस्ट जैसे कई एरियाज पर धारदार चाकू के निशान मौजूद थे और रिपोर्ट में पता चला कि विनोद पर करीब 18 बार वार किया गया था, जिनकी वजह से विनोद की डेथ हो गई। इसी तरह पुष्पा वर्मा के शरीर पर भी 14 गहरे निशान थे जो चाकू के ही थे, जबकि पूजा वर्मा की बॉडी पर टोटल 42 अटैक के निशान देखने को मिले। यानी किलर ने पुष्पा और विनोद के मुकाबले पूजा पर सबसे ज्यादा वार किए थे और गर्भवती होने के बाद भी उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया। पुलिस अब तक इतना तो समझ चुकी थी कि इन तीनों की मौत के पीछे किसी अपने का ही हाथ है, जिसने बड़ी सफाई और चालाकी से घर में घुसकर तीनों को मौत के हवाले कर दिया। इस किलर का मकसद सिर्फ इन्हें मारना था। यही वजह थी कि ना तो सामान चोरी हुआ था और ना ही कोई टूट फूट का निशान देखा गया। लेकिन ये अपना था कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब पुलिस ने सबसे पहले वर्मा परिवार की कुंडली छानने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि इनके सबसे करीब कौन है और किसके साथ इनका ज्यादा मिलना जुलना, घर आना जाना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि विनोद वर्मा एक बहुत ही सिंपल सादा इंसान है जो हंगेरियन एम्बेसी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करता है, जबकि पुष्पा घर संभालती है। विनोद 2004 से पहले पालम गांव में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन फिर 2004 में ये राजनगर में शिफ्ट हो गए क्योंकि इन्होंने अब यहाँ पर अपना खुद का घर खरीद लिया था। विनोद और पुष्पा अपने बड़े बेटे नितिन के साथ यहाँ पर रहने आ गए थे, जबकि 2 छोटे बेटे अब भी पालम गांव में ही अपने चाचा विजय वर्मा के पास रह रहे थे। नितिन वर्मा करोल बाग में नौकरी करने लगा और जब पिता ने बेटे को खुद के पैरों पर खड़े होते हुए देखा तो इन्होंने नितिन की शादी करने का फैसला कर लिया और साल 2007 में नितिन की पूजा से शादी भी करवा दी। आपको बता दें, नितिन और पूजा ने लव मैरिज की थी और फिर कुछ समय में पूजा प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन बच्चे को दुनिया में लाने से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसी। ये सब जानने के बाद अब पुलिस पूरी फैमिली की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस और नितिन के पेरेंट्स की कॉल डिटेल्स में सब कुछ नॉर्मल था। इन लोगों ने अपने करीबी लोगों से बात की थी, लेकिन नितिन की जब कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो पुलिस को कुछ अजीब लगा, क्योंकि 18 अप्रैल के दिन नितिन ने ही अपने पड़ोस में किसी के फोन पर करीब 21 बार फोन किया था। 19 अप्रैल को नितिन जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, तुरंत पुलिस ने इसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने 18 अप्रैल की रात को जो कुछ भी हुआ था उसे वापस बताने के लिए कहा और नितिन ने सब कुछ बता दिया। लेकिन इस कहानी में पुलिस को कुछ भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि नितिन के शरीर पर चोटें और खरोच तो थी ही, साथ ही कुछ कट के निशान भी थे। लेकिन ये कट लगे कैसे? डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि एक्सीडेंट में कट के निशान कैसे आ सकते हैं।
नितिन के शरीर पर कुछ चोटें वैसी ही थी जैसी दूसरी फैमिली मेंबर्स की बॉडी पर देखी गई थी। पुलिस ने कंफर्म करने के लिए एक्सीडेंट एरिया में भी जाकर चेक किया, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी नुकीली चीज नहीं दिखी जिससे शरीर पर कट लग सके। अमित सुमित ने भी नितिन से इन कट के बारे में पूछा था, लेकिन नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच पुलिस के सामने एक और राज खुलकर आया और कॉल डिटेल्स की चेकिंग करते वक्त पता चला कि नितिन, जिसके मुताबिक उसने एक्सीडेंट के बाद सीधा अपनी फैमिली को कॉल किया था, ऐसा कुछ भी कॉल डिटेल्स में नहीं था। यानी कि नितिन झूठ बोल रहा था कि उसने अपनी फैमिली को कॉल किया, जबकि कॉल डिटेल्स ये गवाही दे रही थी कि उसने डायरेक्ट अपने चाचा विजय को फोन किया था। ये सब बातें जब पुलिस नितिन के सामने रखती है तो नितिन बुरी तरह से घबरा जाता है और पुलिस की सख्ती के आगे सारा सच उगल देता है और कहता है कि मैंने ही अपनी फैमिली को मारा है। लेकिन क्यों? जब यही सवाल पुलिस ने नितिन से किया तो उसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। दरअसल नितिन और पूजा दोनों की पसंद से साल 2007 में शादी हुई थी। अब क्योंकि शादी इन्हीं की मर्जी से थी तो दोनों शादी के बाद भी खुशी खुशी रहने लगे और कुछ समय बाद पूजा ने गर्भवती होने की बात सबको बताई और पूरी फैमिली में खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन इसी बीच पूजा को पता चला कि नितिन पड़ोस में ही रहने वाली लड़की रागिनी से भी बात करता है और दोनों का रिलेशन अभी से नहीं है बल्कि शादी से भी पहले का है। यानी कि नितिन शादी से पहले पूजा और रागिनी दोनों से बात करता था, लेकिन पूजा इसको इतनी पसंद आई कि इसने पूजा से शादी कर ली, जबकि रागिनी के कांटेक्ट में भी ये बना रहा। रागिनी से शादी ना करने की एक वजह उसकी उम्र भी थी। 2007 में जहां नितिन की उम्र 27 साल थी, वहीं रागिनी सिर्फ 17 साल की थी। नाबालिग होने की वजह से शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए इसने पूजा के साथ अपना घर बसा लिया। पर रागिनी को भूल पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए ये चोरी छुपे रागिनी से शादी के बाद भी बात करता रहा और उसे यकीन दिलाया कि 18 साल के होने के बाद वो उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। ये सब बात जब पूजा को पता चली तो उसका दिल टूट गया और उसने नितिन के पेरेंट्स से उसकी शिकायत की और पेरेंट्स ने भी इसे खूब डांटा और रागिनी को छोड़ने के लिए कह दिया। अपने माँ बाप की नजरों में यूं खुद को गिरता देख नितिन पूजा से नफरत करने लगा और इसने प्लान बना लिया कि अब वो पूजा को रास्ते से हटा देगा। और 18 अप्रैल को जब दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है तो नितिन अपना आपा खो देता है और बिना प्लान के ही पूजा को मारने के लिए घर में मौजूद एक चाकू उठाता है और उससे पूजा पर वार करने लगता है और अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा आज निकाल देता है। वो पूजा पर बिना रुके, बिना अपने बच्चे पर रहम खाए लगातार उस पर वार करता रहता है। पूजा दर्द में चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन नितिन को इसकी चीख, इसका दर्द सुनाई नहीं देता। ये बस पूजा को मारने की ठान लेता है। लेकिन जब इसकी चीख पुकार की आवाज नितिन की माँ सुनती है तो वो तुरंत ऊपर नितिन के कमरे में आ जाती है और उसका ये जालिम रूप देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन नितिन की आंखों में तो खून उतरा हुआ था, इसलिए यह पूजा को मारने के बाद अपनी माँ पुष्पा पर भी हमला कर देता है और उन्हें भी 14 बार वार कर मौत की नींद सुला देता है। इधर विनोद भी नीचे से नितिन को आवाज लगाकर पूछते हैं कि आखिर ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि ये ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए ये नीचे से चीखने चिल्लाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में नितिन खून से रंगा, हाथों में चाकू लिए नीचे आता है और अपने पिता पर भी वार करके उन्हें भी मार देता है। इसके बाद ये अपनी बनियान, चाकू और एक टॉवल को पालम के रेलवे ट्रैक पर फेंक कर आगे बढ़ जाता है और फिर झूठा एक्सीडेंट का नाटक करता है ताकि चोटों को एक्सीडेंट की वजह बता सके। ये वही चोटें थी जो परिवार ने अपने बचाव में से दी थी। ये सब जानने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है और हर कोई सोच में पड़ जाता है कि कैसे कोई बेटा अपने माँ बाप को इतनी बेरहमी से मार सकता है। इसी बीच नितिन का चाचा विजय वर्मा पुलिस को बताता है कि नितिन विनोद की सगी औलाद नहीं थी, बल्कि उसे तो गोद लिया गया था। दरअसल नितिन के असली पेरेंट्स उसे कूड़े के ढेर पर छोड़ गए थे और कोई उसे पास के सफदरगंज हॉस्पिटल में ले गया, जहां विनोद के पिता यानी नितिन के होने वाले दादा ने उसे गोद लेने का फैसला किया और अपने बेटे और बहू की झोली में नितिन को डाल दिया, क्योंकि इस वक्त विनोद और पुष्पा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन फिर इनके 2 बेटे हुए, पर इन्होंने हमेशा नितिन को बड़े बेटे की तरह रखा, जिसका सिला इन्हें इतना दर्दनाक मिला। सच जानने के बाद पुलिस ने नितिन के खिलाफ केस दर्ज किया और रागिनी भी कोर्ट में गवाही देने के लिए आई और इस वक्त ये शादीशुदा थी। दरअसल रागिनी के पेरेंट्स को जब इसके और नितिन के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने रागिनी की शादी कर दी और फिर रागिनी ने कोर्ट में आकर गवाही दी कि वो नितिन के साथ कभी रिश्ते में नहीं थी। 2012 में हाई कोर्ट ने नितिन को पूजा, विनोद और पुष्पा के खून के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई। लेकिन जब नितिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो इसकी सजा उम्र कैद में बदल दी जाती है, क्योंकि नितिन ने गुस्से में यह खून किए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसे सुधरने का मौका देती है। वैसे आपको क्या लगता है,
क्या नितिन को फांसी ही मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।